नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 24 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वेरी सीवियर साइक्लोन यास टू हिट नॉर्थ ओडिशा कोस्ट। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, इसके बारे में हम लोग आज भी बात कर रहे हैं। ये जो डिप्रेशन है ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर, जो कि लगभग यहाँ कहीं बना था, मैंने आपको बताया था नॉर्थ अंडमान सी, और आप कह सकते हो कि अंडमान सी, जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पे एक डिप्रेशन बन रहा था, लो प्रेशर डिप्रेशन। और जब समुंदर ज़्यादा गर्म होता है तो ये जो लो प्रेशर डिप्रेशन है वो साइक्लोन में कन्वर्ट होता है, और वो वेरी सीवियर साइक्लोन में कन्वर्ट हो सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पानी कितना गर्म है। अगर पानी कूल होता रहता है तो फिर ये साइक्लोन में नहीं बदलता है लो प्रेशर सिस्टम। अब ये जो डिप्रेशन बना है ये इंटेंसीफाई हो रहा है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा और धीरे धीरे साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसीफाई होगा। और फाइनली ये कोस्ट पे कब हिट करेगा, तो नॉर्थ उड़ीसा वेस्ट बंगाल के पास पैरादीप और सागर आइलैंड के बीच में 26 मई को ये लैंडफॉल करेगा एज अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और रीजनल मेट्रोलॉजिकल जो सेंटर है ना कलकत्ता का, उसने संडे को ऑलरेडी वार्निंग इशू कर दी है कि भाई 24 मई की शाम से उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश के कोस्ट पे 40 से 50 किलोमीटर प्रति आवर और हो सकता है कि 60 किलोमीटर प्रति आवर तक के इवेंट्स देखने को मिल सकती हैं। उड़ीसा सरकार ने इस रिस्पेक्ट में 22 यूनिट्स मांगी थी पहले नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की। अब 10 यूनिट्स ये और मांग रहे हैं, क्योंकि ये एनडीआरएफ की जो यूनिट्स हैं वो ग्राउंड लेवल पे डिप्लॉय रहेंगी लोगों की मदद करने के लिए। अब सवाल उठता ये है कि वाई उड़ीसा इज प्रोन टू एक्सट्रीम साइक्लोन्स। देखिए, बे ऑफ बंगाल एक हॉटस्पॉट है साइक्लोन्स को लेके। एक इट इज अ कोर एरिया ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन, और ज़्यादातर जो साइक्लोन्स इस रीजन में हिट करते हैं वो यहीं बनते हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे लैंडफॉर्म भी करते हैं। बेसिकली जो बे ऑफ बंगाल का इलाका है, अगर आप बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी के साथ कंपेयर करो तो अरेबियन सी का विंड पैटर्न कुछ ऐसा है कि ओशन कूल रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अरेबियन सी में आपके साइक्लोन नहीं आते, अभी तख्तोई साइक्लोन तो अरेबियन सी का ही था। ओके, तो अरेबियन सी में ही साइक्लोन आते हैं, लेकिन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में फ़र्क ये है कि अरेबियन सी में जो विंड पैटर्न है वो कहीं ना कहीं ओशन को नॉर्मली ठंडा रहता है, तो अरेबियन सी में कम साइक्लोन आते हैं और बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। बे ऑफ बंगाल की टोपोग्राफी भी फ्लैटर है, तो उसमें होता ये है कि ये जो लो प्रेशर डिप्रेशन होते हैं ना, इनके फ्लो में ज़्यादा बीच में कोई ब्रेक नहीं आता है और ये बहुत आराम से लैंड में घुसते चले आते हैं। ऊपर से अगर आप उड़ीसा का कोस्ट देखोगे तो ये जो पुरी और भद्रक के बीच का जो इलाका है, इसमें ये जो कोस्ट दिख रहा है थोड़ा समुंदर के अंदर घुसा हुआ है, तो उसके चलते ये जो पर्टिकुलर इलाका है ना, यहाँ और तबाही मचती है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इसके चलते जो कंसोलिडेटेड इम्पैक्ट होता है ना इस साइक्लोन का, वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन सेटिंग्स में पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके कंसर्न क्वेश्चन हैं उनके जवाबों को मैं इंस्टाग्राम पे, मतलब जो भी इंस्टाग्राम के मैसेजेस में आपके क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को अगर रेलेवेंट लगता है मुझे, सबके लिए यूजफुल है, तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बना के आपके सामने लेके आऊँगा। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो है इंडिया पुश फॉर कोवैक्सीन रिकॉग्निशन बाय WHO एंड EO। देखिए, एक यहाँ पे प्रपोजल डिस्कस किया जा रहा है। ये जो 27 यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज हैं, हो सकता है कि ये उन टूरिस्ट को जल्दी ही अपनी कंट्रीज में आने दे जिनको फुल्ली वैक्सीनेट किया जा चुका है। देखिए, यूरोप का टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी इकोनॉमी के लिए, और वो जानते हैं कि टूरिज्म से बहुत सारे लोगों के लाइवलीहुड जुड़े हुए हैं, तो टूरिज्म को शुरू करना जरूरी है। अभी के लिए टूरिज्म बंद है। अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने ये डिसाइड किया है कि भाई वो लोग जो फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं वो हमारे यहाँ पे एज टूरिस्ट आ सकते हैं, कुछ और कंडीशंस लगाई जाएंगी, बट ओवरऑल टूरिज्म शुरू कर दिया जाएगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि वैक्सीनेशन में दवाई कौन सी मिली है, तो इंडिया में अगर कोविशील्ड लगवाई है दोनों ने एस्ट्राजेनेका की तो आने दिया जाएगा, लेकिन अगर कोवैक्सीन लगवाई है तो नहीं आने दिया जाएगा। तो जरूरी यहाँ पे ये बैठता है कि यूरोप की जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है और जो WHO है, इन दोनों एजेंसीज का जल्दी से जल्दी अप्रूवल मिले कोवैक्सीन को। और ये हमारे प्रधानमंत्री साहब और जो बाकी कैबिनेट मेंबर्स हैं ये भी कोशिश करेंगे करवाने की, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब को और बाकी मेंबर्स ऑफ कैबिनेट को कोवैक्सीन ही मिली है। तो ये जो कोवैक्सीन है इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इमरजेंसी यूज लिस्ट में लाने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो अगर ये कोवैक्सीन इमरजेंसी लिस्ट यूज लिस्ट में आ जाती है तो इंडिया में जिसने जिसने कोवैक्सीन लगवाई है वो भी बाहर जा सकता है। यहाँ पे एक और बात बोली गई है,
ऐसा नहीं है कि कोई सरकार अगर प्रेशर डाल देगी WHO के ऊपर या यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के ऊपर तो सरकार के प्रेशर के चलते रिकॉग्निशन दे देंगे कोवैक्सीन को, नहीं। ये जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि यहाँ पे भारत बायोटेक है, इस भारत बायोटेक से WHO और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे कि भैया आपने किसको किसको मेडिसिन दी, आपके ट्रायल रिजल्ट्स क्या हैं, कितनी एफिशिएंसी निकल के आ रही है, और इस एफिशिएंसी के आधार पर ही WHO या यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की तरफ से अप्रूवल मिलेगा। अगर आप बात करो तो भारत बायोटेक की वैक्सीन को बहुत सी कंट्रीज में इंपोर्ट किया जा रहा है। भारत बायोटेक ऑलरेडी ब्राजील और यूएस में एस्टैब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ एग्रीमेंट साइन कर रही है ताकि इन वैक्सीन को ब्राजील यूएसओ में बनाया जा सके, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की, या फिर वहां पे एक्सपोर्ट किया जा सके। लेकिन अभी के लिए WHO दूसरी मल्टीलेटरल बॉडी से कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिला है। इसी अप्रूवल के लिए यहाँ पे भारत सरकार जोर मारेगी। अभी के लिए अगर आप बात करो तो कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है 9 कंट्रीज में, ईरान, फिलीपींस, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, गुयाना, पैराग्वे, जिम्बाब्वे, इंडिया। अगर वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम की बात की जाए तो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंदर इंडिया हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंदर कोवैक्सीन भी एक्सपोर्ट की जा रही है और कोविशील्ड भी एक्सपोर्ट की जा रही है। क्लिनिकल ट्रायल्स के हिसाब से देखा जाए तो भारत बायोटेक के हिसाब से कोवैक्सीन की इंटरिम क्लिनिकल एफिशिएंसी है 81% की कोविड-19 और उसके म्यूटेंट वेरिएंट से लड़ने की। ओके, और कहीं ना कहीं इस 81% के फिगर को लेके ही जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो कहीं ना कहीं WHO में कोवैक्सीन को लिस्ट कराने के लिए पुश करेंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ और गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल वॉरलॉर्ड आइज फ्रेंडली राइवल्स स्पेस। देखिए, इसाक मुवैया जो फैक्शन है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का। अगर आप बात करो तो IM 2 फैक्शन है NSCN के, NSCN IM, NSCN खापलान। NSCN खापलान को इंडिया में बैन करके रखा गया। NSCN IM कहीं ना कहीं नागालैंड की पॉलिटिक्स का बहुत मेजर रोल है। NSCN IM के जो मतलब इश्यूज हैं हमारे नागालैंड के गवर्नर N रवि के साथ, ये जो R रवि हैं, N रवि उनका नाम है, उन इश्यूज को मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में समझा रखा है। डिकोडिंग नागा इंसर्जेंसी सिंस इंडिपेंडेंस, नागालैंड के इलाके में इंडिपेंडेंस से क्या हो रहा है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुवैया का क्या रोल है, बाकी नागा ग्रुप्स का क्या रोल है, नागा पीस अकॉर्ड क्या है, ये पॉलिटिक्स कैसे चली NSCN IM की, NSCN खापलान की, सब मैंने इस वीडियो में समझा रखा। तो आपको ये समझना है कि भैया नागालैंड में 2 ग्रुप हैं, एक है आपका NSCN खापलान और एक है NSCN IM। अभी के लिए जो लीगल है वो NSCN IM है, खापलान को बैन करके रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। अब सुनने में ये आ रहा है कि इस NSCN IM का एक फैक्शन है, एक मैवरिक टॉप गन है, जो कि अपने आप को NSCN IM से अलग रखता है और साउदर्न अरुणाचल प्रदेश में एक्टिव है। इसके बारे में आप बोल सकते हो कि देखिए, NSCN खापलान फैक्शंस एंड द साउदर्न अरुणाचल यूनिट ऑफ NSCN इसाक मुवैया। तो साउदर्न अरुणाचल में NSCN इसाक मुवैया का एक छोटा सा आउटफिट एक्टिव है जिसके बॉस हैं सेल्फ स्टाइल्ड मेजर जनरल रॉक वोंग अब्सालोम तांगखुल। ये रियल में इनको मेजर जनरल खिताब भारत सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, इन्होंने अपने आप को मेजर जनरल बोल दिया। इनका नाम है रॉक वोंग अब्सालोम तांगखुल। इनको भारत सरकार ढूंढ रही है, हमारी आर्मी इनको ढूंढ रही है। अब नेशनल खापलांग फैक्शन ये तो इलीगल है, और ये जो NSCN IM का ये जो सेल्फ स्टाइल्ड फैक्शन है ना, जो कि कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट मेजर्स को अपना रहा है टेरिटोरियल कंट्रोल के लिए, ये काफी एक्टिव हो रखा है। अब फिर से यहाँ पे शुरुआत से मैं आपको चीजें बताता हूँ। तो बात ये बताई जा रही है यहाँ पे कि अभी के लिए जो खापलांग वाला ग्रुप है वो अपने आप को NSCN खापलांग युंग ओंग में बदल चुका है। ये कैसे बदल चुका वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 1988 में ये जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड था, इसकी 2 भागों में बट गया। एक था इसाक मुवैया, एक था खापलान। जब NSCN 2 भागों में बढ़ गया, 2 भागों में बंटने की वजह क्या है, तो जो मैंने अभी वीडियो दिया उसका रेफरेंस दिया, उस वीडियो को जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो बंटने के बाद ये जो NSCN खापलान ग्रुप था 1988 में, ये शांगलांग, लोंगडिंग और तिराप डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में चला गया। अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करो तो यहाँ देखिए एक छोटा सा बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश का नागालैंड के साथ लग रहा है। तो साउदर्न अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है ये वाला, यहाँ पे NSCN खापलांग के लोग एक्टिव, और कहीं ना कहीं वो म्यांमार में भी एक्टिव है। ओके, NSCN खापलांग इलीगली साउदर्न अरुणाचल प्रदेश में भी ऑपरेट करता है और वो म्यांमार में भी ऑपरेट करता है। अब NSCN खापलांग ने क्या किया, NSCN खापलांग ने नागालैंड के नॉर्दर्न हिस्सों में जो उनका थोड़ा बहुत सपोर्ट बेस था, म्यांमार का जो सगाइंग इलाका है उसमें जो उनका सपोर्ट बेस था, ट्राइबल आइडेंटिटी के साथ अपने आप को जोड़ा और अपनी एक कह सकते हो कम्युनिटी सी बना ली।
यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की नॉक्टे और वांचो कम्युनिटीज हैं, वो कल्चरल एफिनिटी शेयर करती हैं कोनियाक्स ऑफ नागालैंड मून एंड तुआंसान डिस्ट्रिक्ट्स, और कहीं ना कहीं नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खापलांग के जो फाइटिंग ग्रुप्स में इसी आप कह सकते हो कम्युनिटी के लोग आते हैं। तंगसास भी इनकी मदद करते हैं। तंगसास अरुणाचल प्रदेश में भी रहते हैं, म्यांमार में भी रहते हैं। तो जैसे तैसे करके एनएससीएन खापलांग ने अपने फाइटर्स को इस इलाकों में ढूंढ रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस रिस्पेक्ट में आप देखो तो एनएससीएन खापलांग 1988 के बाद बहुत अनस्टेबल भी हुआ है। एनएससीएन खापलांग में बहुत सारे छोटे छोटे फैक्शंस निकल आए थे, जैसे कि एनएससीएन यूनिफिकेशन निकल आया था, एनएससीएन रिफॉर्मेशन निकल आया था। लेकिन बाद में आप देखोगे कि एनएससीएन खापलांग में एक लीडर उठ के आगे आएगा जिसका नाम है आपका युंग ओंग। इससे पहले जो लीडर थे वो था शंगन्यू शांगवांग खापलांग। इसकी जून 2017 में मृत्यु हो गई और बाद में युंग ओंग यहाँ पे लीडर बन के आए हैं। तो अब एनएससीएन खापलांग को आप एनएससीएन खापलांग युंग ओंग भी बोलते हो, या फिर आप एनएससीएन केवाईए भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कितने प्लेयर्स नजर आ रहे हैं? एक प्लेयर तो नजर आ रहा है आपको नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मोवैया। अभी इसाक मोवैया का एक छोटा सा आप कह सकते हो यहाँ पे यूनिट होके अलग हो गई है। वो यूनिट थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट है, वायलेंट है। इस यूनिट के हेड हैं रॉकवांग अपसोलन तांकुल, ये दूसरे प्लेयर हैं। और तीसरा प्लेयर है यहाँ पे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग योंगोंग। तो ये तीन प्लेयर्स हैं। शुरू में क्या हुआ कि ये जो एनएससीएन खापलांग वाले थे ना, ये खुद ही रॉकवांग अपसोलम तांकुल से लड़ रहे थे। तो मतलब देखिए, आपको पता ही है कि आइडियोलॉजिकल क्लैशेस तो हैं ही इसाक मोवैया और खापलांग के बीच में। अभी इसाक मोवैया का जो आप कह सकते हो एक्सट्रीमिस्ट फ्रंट था, वो कहीं ना कहीं एनएससीएन खापलांग से लड़ रहा था। साउदर्न अरुणाचल प्रदेश में लड़ाई ज्यादा हो रही थी। बाद में इन्होंने आपस में मांडवली कर ली और बोला कि नहीं भाई, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस के साथ लड़ते हैं, हमें भारत सरकार के साथ लड़ना है, तो आपस में लड़ेंगे तो कैसे काम बनेगा। तो इन्होंने जॉइंट ऑपरेशंस तो नहीं किए हैं, बट इनके बीच में पहले फैक्शनल क्लैशेस हुई थी, अब क्लैशेस बंद हो गई हैं। 2014 से लेके अब तक साउदर्न अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्दर्न नागालैंड में ऐसी बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे आपकी इसाक मोवैया के एब्सोलम की चलती है, और बहुत सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे खापलांग योंगोंग की चलती है। और वहां के हर गांव के विलेज में, शॉप में, हाउसेस पे ये लोग थोड़ा बहुत टैक्स भी लगाते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सितंबर 2020 में एक कैश अवार्ड डिक्लेयर किया था कि जो भी एप्सोलन की हमको खबर देगा उसको हम लोग इनाम देंगे। चूंकि ये जो रॉकवांग एप्सोलम तांकुल है, इसने 4 और लोगों के साथ मिलकर नेशनल पीपल पार्टी एमएलए तिरांग अबो और 10 और लोगों को मारा था मई 2019 में। तो इस केस में इनको ढूंढा जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है ना आपकी नागालैंड की, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स हो रखी है यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए पहले आप ये वीडियो भी देख सकते हो। 3 प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं एनएससीएन आपके आईएम के जो एब्सोलम है वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, थोड़ा अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। एनएससीएन आईएम की सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप की बात नहीं मानते। और एक है एनएससीएन खापलांग योंगोंग। ये 3 प्लेयर्स हैं, ठीक है ना। जनरल स्टडीज पेपर 3 में रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी में, सॉरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों जगह पे आपको ये चीज काम आएगी। फिर एक और न्यूज निकल के आ रही कि भाई चाइनीज ट्रूप्स और इंडियन ट्रूप्स के बीच में एक छोटा सा फेस ऑफ हुआ है गलवन वैली में। गलवन वैली वही जगह है जहां पे 15 जून को हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे हमारी धरती को डिफेंड करते करते। तो इसी पर्टिकुलर जगह पे इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में एक नो पेट्रोलिंग जोन बनाया गया है 3 किलोमीटर का, जिसमें से 1.5 किलोमीटर आप देखिए, ये बीच की लाइन मान लो तो इधर 1.5 किलोमीटर का नो पेट्रोलिंग जोन है और इधर 1.5 किलोमीटर का नो पेट्रोलिंग जोन है। इधर इंडिया, इधर चाइना है। इधर चाइना ने अपने कैंप बना रखे हैं, इंडिया ने अपने कैंप बना रखे हैं। और समय समय पे होता ही है कि इंडियन की फोर्सेस अंदर जाती हैं, चाइना की फोर्सेस अंदर जाती हैं, क्योंकि दोनों साइड को एक दूसरे के ऊपर सस्पिशन है कि कोई दूसरा अंदर तो नहीं घुस रहा है। अब इस रिस्पेक्ट में इंडियन और चाइनीज फोर्सेस एक दूसरे के सामने आ गई थी, बट कोई फेस ऑफ, कोई लड़ाई यहाँ पे नहीं हुई है और वो लोग वापस लौट आए हैं। ओके, तो यहाँ पे नो पेट्रोलिंग जोन अभी भी बना हुआ है गलवन नाला में, गलवन वैली में, ठीक है। तो ये सब बातें हैं यहाँ पे। यहीं पे चाइना ने बैक स्टैप किया था, तभी हमारी मतलब लड़ाई सी हो गई थी और फिर चाइना को यहाँ से पुल बैक करना पड़ गया था। जो गलवन वैली का इलाका था, दिस वाज वेरी स्ट्रेटजिक फॉर इंडिया। यहाँ पे आपको गलवन वैली नजर, आप सोचिए गलवन वैली में इतना तगड़ा स्टैंड ऑफ हो गया है, तो अक्सई चीन चाइना से ले पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। तो ये जो 38,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है ना, ये हमारा चला ही गया चाइना के पास। क्योंकि अब गलवन वैली, देपसांग प्लेन, हॉट स्प्रिंग्स, ये हो गया पैंगोंग, सो यहीं घुस के बैठा है चाइना। इसके भी और अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो अक्सई चीन उनसे वापस ले पाना अपने आप में मुश्किल है।
आप समझ सकते हो प्रैक्टिकली। हाँ, कल के डेट में आने वाले समय में कोई चाइना में बिल्कुल गांधी और राम जैसा लीडर आ जाए कि बोले कि नहीं भाई ये तो तुम्हारी जमीन है, तुम ले लो, ऐसा देखिए होता नहीं है। ओके, प्रैक्टिकली देखा जाए इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो ये सब बातें हैं आपके यहाँ पे। तो ये एक माइनर फेस ऑफ था जो कि यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। जनरल स्टडीज पेपर 3 में सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है कॉन्गो वॉल्केनोस इरप्ट। देखिए, माउंट न्यामुलगिरा और माउंट नियारंगो, बेसिकली जो बॉर्डर लैंड है रवांडा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो युगांडो के बीच में, वहां पे युगांडा के बीच में वहां पे 8 वॉल्केनोज है, जिसमें माउंट न्यामुलगिरा और माउंट नियारागांगो भी है। ओके, और ये जो वॉल्केनोज हैं वो विरुंगा नेशनल पार्क में जो लेक कीवू है उसके नॉर्थ में, और यहाँ पे बहुत डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और माउंटेन गोरिल्लाज भी पाए जाते हैं यहाँ पे। अभी इसमें ये जो माउंट न्यामुलगिरो है ना, ये फट गया और रेड रंग का लावा बाहर निकलने लगा, और ऑलमोस्ट ये रेड रंग का नामा गोमा नाम की सिटी में पहुंच ही गया था। गोमा नाम की सिटी में 2 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली वो नहीं पहुंच पाए और ज्यादा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। तो ये याद रखिएगा कि जो माउंट न्यामुलगिरी है ना, ये रवांडा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा के ट्राई जंक्शन पे कहीं पे आता है, और यहाँ पे ये लावा फटा। एक्चुअली में मैंने गलती से ये दूसरी इमेज डाल दी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इधर है और इसके इस तरफ आप चले जाओगे तो कहीं ना जाके लेक कीवू आएगी, जहाँ पे रवांडा और युगांडा की भी बाउंड्री बन रही होगी। तो ये जो गोमा नाम का शहर है ये 10 किलोमीटर दूर, लगभग 6 मील दूर है आपका। लास्ट बार 2002 में इरप्ट हुआ था, 250 लोगों की जाने गई थी और 1,20,000 लोग यहाँ पे होमलेस हुए थे। अगर आप बात करो यहाँ पे, तो एक और माउंटेन है इधर आपका माउंट, अच्छा एक और चीज, माउंट न्यूमलागिरी नहीं, सॉरी माउंट नियारागांगो फटा है, रियली सॉरी, यहाँ पे माउंट नियारागांगो है, मैं माउंट न्यूमलागिरी बोल गया हूँ, माउंट नियारागांगो यहाँ पे फटा है। और ये जो माउंट नियारागांगो है, दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज, वो बहुत अच्छा जबरदस्त तरीके से एक्टिव है, और इन वॉल्केनोज की मॉनिटरिंग के लिए WHO से पैसा जाता था, किसके पास, सॉरी वर्ल्ड बैंक से पैसा जाता था गोमा वॉल्केनिक ऑब्जर्वेटरी के पास। तो वर्ल्ड बैंक को बाद में पता चला कि भाई इस गोमा वॉल्केनिक ऑब्जर्वेटरी में करप्शन हो रहा है, तो वर्ल्ड बैंक ने पैसा देना बंद कर दिया। अब यहाँ पे वॉल्केनो फट भी गया और गोमा वॉल्केनो ऑब्जर्वेटरी वालों को पता ही नहीं चला कौन सा वॉल्केनो फटा है। माउंट नियारागांगो वॉल्केनो फटा है, इस बात को याद रखिएगा। लेक कीवू के नॉर्थ में है। लेक कीवू की लोकेशन एक बार देख लीजिए जाके, मैंने यहाँ पे गलत नक्शा दिखा दिया, आप एक बार खुद से भी देख लो जाके, कोई मुश्किल काम नहीं। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना में वॉल्केनिक एक्टिविटी में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। और आज की लास्ट न्यूज, एना फर्स्ट नेम्ड अटलांटिक स्टॉर्म ऑफ 2021। तो ये जो सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म है एना, सैटरडे मॉर्निंग को बना, अर्ली सैटरडे मॉर्निंग, एंड दिस बिकेम द फर्स्ट नेम्ड स्टॉर्म ऑफ द 2021 अटलांटिक हरिकेन सीजन। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये जो अटलांटिक का हरिकेन सीजन है ना, ये 1 जून से शुरू होता है। 1 जून के बाद वहां से सीजन शुरू होता है। अभी 1 जून से पहले अगर कोई सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म आता है तो उसको फर्स्ट सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोलते हैं और उसको ये नाम दिया जाता है। 2019 में और 2018 में भी ऐसे सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म आए थे, एंड्रिया और एल्बर्टो उनका नाम दिया गया था। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे आप हरिकोन की बात कर लो, चाहे आप साइक्लोन की बात कर लो, चाहे आप टाइफून की बात कर लो, तीनों एक ही चीज है। बस इनको नाम हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून इस बेसिस पे दिया जाता है कि ये आया कहाँ पे। तो अगर ये अटलांटिक ओशन और नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में आया है तो इसको हरिकेन बोला जाएगा। ओके, तो हरिकेन बोला जाएगा, तो इसीलिए इसको आप देखो अटलांटिक हरिकेन सीजन बोल रहे हैं। तो 1 जून से अटलांटिक हरिकेन सीजन शुरू हो चुका है। अगर आप टाइफून बोलते हो तो कहां पे आया होगा, तो नॉर्थ वेस्टिक पैसिफिक ओशन में आया होगा। और अगर आप साइक्लोन बोलते हो तो कहां आया होगा, साउथ पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन में आया होगा। अब यहाँ पे ये जो स्टॉर्म आया ना, ये सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म है एंड दिस इज नॉट ट्रॉपिकल स्टॉर्म। अब यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म। सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म में ट्रॉपिकल स्टॉर्म जैसे ही फीचर्स होते हैं। बात बस यहाँ पे ये है कि सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म की जो ताकत है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वार्म वाटर टेम्परेचर्स टू फ्यूल इट्स डेवलपमेंट। मैंने आपको ये बताया है कि जब भी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बनता है तो वो इसलिए बनता है क्योंकि वहां पे पानी की इंटेंस हीटिंग होती है, और उस पानी के इंटेंस हीटिंग के चलते ही ये जो लो प्रेशर है वो इंटेंस होता ही जाता है, होता ही जाता है, और एक सीवियर साइक्लोन बन जाता है। लेकिन याद रखिएगा, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन और ये जो आपका मेन साइक्लोन, यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म बताया जा रहा है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ट्रॉपिकल स्टॉर्म को यहाँ पे हुरिकेन बोलते हो, और सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म इज नॉट एग्जैक्टली ट्रॉपिकल स्टॉर्म। क्योंकि ट्रॉपिकल स्टॉर्म में पानी बरसेगा बट सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म में पानी नहीं बरसेगा, ये दोनों में फर्क है। और सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म की जो एनर्जी है
वो ओशन की वार्मिंग से नहीं आती है, पानी की वार्मिंग से नहीं आती, जबकि ट्रॉपिकल स्टॉर्म, साइक्लोन, हुरिकेन, इसकी जो एनर्जी है वो वार्मिंग ओशन से आती है। अगर आप बात करो, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म के बारे में, ये मैं आपको बताता हूँ। सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म का एक लार्ज क्लाउड फ्री सेंटर ऑफ सर्कुलेशन है। इसमें हैवी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी होती है 100 माइल्स फ्रॉम द सेंटर। कहने मतलब है कि थंडर स्टॉर्म होता है लेकिन क्लाउड फ्री है। क्लाउड फ्री मतलब यहाँ पे पानी नहीं बरसेगा क्योंकि मॉइस्चर उतना है नहीं, बट थंडर स्टॉर्म होगा और हवा बहुत तेजी से चल रही होगी। तो भाई सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म और ट्रॉपिकल स्टॉर्म में यही फर्क है कि ये विंड्स कितनी दूर तक जा सकती हैं। ट्रॉपिकल स्टॉर्म में ज्यादा रेन आती हो सकता है सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म में थोड़ी रेन आ जाए, बट ट्रॉपिकल स्टॉर्म जितनी रेन नहीं होगी। ओके, अगर हरिकेन, साइक्लोन जितनी स्पीड हो जाती है विंड की तो फिर वो सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म नहीं रहा होगा। ओके, अगर सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म इतना इंटेंसिफाई हो जाता है कि हरिकेन फोर्स विंड्स आ जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो हरिकेन ही हो जाता है, वो सब ट्रॉपिकल नहीं रहता, वो ट्रॉपिकल हो जाता है। सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू नेशनल हरिकेन सेंटर? अ नॉन फ्रंटल लो प्रेशर सिस्टम दैट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ये आपको कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, आपको याद यहाँ पे क्या क्या रखना है अब ये सुनो। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि अटलांटिक हुरिकेन सीजन 1 जून से शुरू होता है, और जब भी यहाँ पे अटलांटिक हुरिकेन सीजन शुरू होता है, अगर 1 जून से पहले यहाँ पे कोई स्टॉर्म आ जाता है सब ट्रॉपिकल वाला तो उसको नाम दिया जाता है, और यहाँ पे नाम दिया गया है एना। इससे पहले 2019 और 18 में नाम दिया गया था एंड्रिया और एल्बर्टो। एक बात, फिर सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म में और प्रॉपर साइक्लोन हुरिकेन्स में क्या फर्क है कि सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म की जो एनर्जी सोर्स है वो वार्म ओशन से नहीं आती है, ठीक है ना, इट इज दैट, और जबकि साइक्लोन की एनर्जी वार्म ओशन से आती है। तो अभी ये जो हमारे यास साइक्लोन डेवलप हो रहा है जो कि उड़ीसा पे हिट मार सकता है, वो इसलिए डेवलप हो रहा है जो कि इंटेंस लो प्रेशर बन रहा है, और वो इंटेंस लो प्रेशर ओशन की हीटिंग की वजह से ही बन रहा है, ठीक है ना भाई। तो ये एना सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, याद रखिएगा। सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो आई होप आज की वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ मदद की हो। ये भी जनरल स्टडीज पेपर 1 के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, geographical features in their location changes in critical geographical features including water bodies, ice caps, flora, fauna, effect of such changes में न्यूज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हो। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, टेक केयर।